हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस सीरीज़ में आप सभी को पता है कि बीपीएससी TRE 3.0 का एग्ज़ामिनेशन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है लगभग। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग NCERT और SCERT दोनों मिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 3rd, 4th और 5th की जो EVS की NCERT और SCERT के नोट्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 6 की। तो पहले हम लोग क्लास 6 to 10 हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा ये बता दूं तो NCERT और SCERT दोनों मिक्स मिलेगा। तो यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, इधर उधर के चक्करों में मत पड़िएगा। बहुत आसान है, बहुत कम समय में हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए, बाकी कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और जल्दी से जल्दी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो चलिए, क्लास 6 की बुक है ये NCERT और इसमें NCERT भी मिक्स है, तो अतीत से वर्तमान तक। तो इस वीडियो में पूरा हम क्लास 6 का कंप्लीट कर लेंगे, पूरी NCERT और पूरी SCERT। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कम समय को देखते हुए हम लोग कवर करेंगे। तो क्लास 6 की SCERT की बात करें तो पहला ही चैप्टर है अतीत से वर्तमान, या जिसको हम कहते हैं कब क्या क्या कब और कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। तो जो मानव इतिहास है उसके बारे में जानकारी हमें कई सोर्सेस से प्राप्त होती है। आगे बात करें तो पुस्तक हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो पांडुलिपि किसको कहते हैं? तो जो चीज़ें हाथ से लिखी हों उसको हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक, जिसको हम हाथ से लिखे उसको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। अब आगे बात करें तो ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी जाती हैं। तो ये जो पांडुलिपियाँ हैं ये किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पे या भोजपत्र जो होते थे उस पे लिखी होती थी। डॉक्टर स्पूनर थे, वो क्या कहते थे कि पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े मिले हैं। तो डॉक्टर स्पूनर थे, पटना के कुम्हार नामक एक स्थान है पटना में, तो वहाँ से खुदाई करते हैं और वहाँ से क्या होता है कि इनको चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ का कुछ पार्ट मिला है जिसमें सोने के बैल के टुकड़े इनको मिले हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी, और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता था। तो जो सिक्के जारी किए जाते थे, जो भी शासक होता था कोई ना कोई सिक्का जारी करता था, और जो सिक्के पर कुछ निशान या चिन्ह बने होते थे, जैसे राजकीय चिन्ह होते थे, धार्मिक चिन्ह होते थे, और कोई लिपि लिखी होती थी। और सिक्के के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। रेडियो कार्बन 14। तो C14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निर्धारित कर दी जाती है। तो कार्बन डेटिंग किसको कहते हैं हम? कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि किसी वस्तु या जो भी पाई गई चीज़ें हैं उसकी कितनी एज है। अब तिथियों का मतलब देख लेते हैं, कैसे तिथियां निकालते हैं। तो पहले हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत से आधार पर होती थी, पर अब मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। तो उनके जन्म को 0 वर्ष माना जाता है। तो जो हम डेट निर्धारण करते हैं या डेट डिसाइड करते हैं उसको हम पहले कैसे करते थे? पहले विक्रम संवत या शक संवत से बेसिस पर डेट डिसाइड होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह जी, उनके जन्म तिथि से मानी जाती है और उनके जन्म तिथि को हम 0 मानते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पे है? पटना में है। अब आगे चलते हैं तो गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पे है? पालीगंज स्थित भरतपुरा में। अनेक पांडुलिपियाँ वहाँ पे सुरक्षित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि। भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हैं, जैसे कश्मीर हो गया, कांगड़ा हो गया, कुमायूं हो गया, सिक्किम के प्रदेश हैं। तो ये सब पर्वतीय प्रदेश हैं उत्तर के। वहीं बात करें दूसरी, उत्तर का मैदान,
तो उत्तर का मैदान कौन है? जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यह देश की सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो उत्तर के मैदान की बात करें तो उत्तर के मैदान में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? तो उत्तर के मैदान में जहाँ पे जो भी बहुत उपजाऊ वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे बहुत अधिक पैदावार होती है, उसके लिए जाना जाता है उत्तर का मैदान। अब दक्षिण के पठार की बात करें तो उसमें नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन अलग करता है? विंध्याचल एवं सतपुड़ा, ठीक। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है एक दूसरे से। आगे चलते हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान, तो चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश हैं। तो सुदूर दक्षिण जो है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? गोदावरी का कृष्णा हो गया, कावेरी के उपजाऊ वाले डेल्टा वाले क्षेत्र आते हैं। आगे चलते हैं। इसे जूम कर लिया मैंने, ज़्यादा समझ में आएगा। तो दर्रा, दर्रा पहाड़ियों के बीच संकरे रास्ते होते हैं। दर्रा क्या होता है? पहाड़ियों के बीच के जो संकरे रास्ते होते हैं ये। खैबर दर्रा है। खैबर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और आपकी अफ़गानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में। तो जो खैबर दर्रा है ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफ़गानिस्तान का जो काबुलिस्तान है, जिसको काबुल बोलते हैं, उनके बीच में है, ठीक है। बोलन कहाँ पे है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा जो क्वेटा को जैकोबाबाद से जोड़ता है। तो क्वेटा को जैकोबाबाद से कौन जोड़ता है? बोलन दर्रा, ठीक है। बस पढ़ते चलिएगा, यहाँ से समझ में आएंगी चीज़ें। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का विस्तार किया। अब आगे चले तो महापाषाणी संस्कृति क्या होती है? मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। तो महापाषाणी संस्कृति क्या होती है? तो जो जैसे किसी की डेड बॉडी है उसको दफना दी जाती है और बगल में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, ठीक, चारों तरफ। तो इसी को हम क्या कहते थे? महापाषाणी संस्कृति। कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल उपजने का प्रमाण मिला है। तो अगर पूछता है कि चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिला है? चौपानी मांडो में और कोल्डिहवा में, ठीक। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। तो लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। तो उत्तर पश्चिम से कुछ लोग आए, जैसे ईरानी आए, यूनानी आए, तो इन्होंने सिंध को क्या कहा? सिंध को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, ठीक। मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो प्रारंभिक समाज चैप्टर का नाम है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भाई भीमबेटका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, ये सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार किया करते थे और बांस के ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के बनाए गए चित्र भीमबेटका के गुफाओं में पाया गया है। तो जो शिकारी लोग होते थे वो गुफा के अंदर पर रंगीन रंगीन चित्र बनाते थे भीमबेटका में, और वहाँ पे पत्थरों को जो घिस कर वो रंग भी तैयार करते थे। और बांस, जैसे बांस नहीं होता बम्बू, उसके लकड़ियों से चट्टानों पर चित्र भी बनाते थे, ठीक। आगे चलते हैं। पैसरा, पैसरा क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो पैसरा बिहार के मुंगेर ज़िले में अवस्थित है। तो पैसरा, तो सॉरी वो टच होके चला गया था। तो पैसरा हम पढ़ रहे थे। तो पैसरा बिहार के मुंगेर ज़िले में अवस्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह औजार भी मिले हैं। तो पैसरा एक जगह है मुंगेर में, बिहार के मुंगेर ज़िले में है। तो वहाँ से क्या मिले हैं? वहाँ से आरंभिक मानव से संबंधित कुछ पुराने स्थल मिले हैं, पुराने स्थान मिले हैं। तो यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह औजार भी मिले हैं। आगे चलते हैं। पैसरा संभवतः आवास निर्माण स्थल था। तो पैसरा क्या था? जहाँ पे रहने की एक जगह थी, ठीक। पाषाण काल, पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? पत्थर से होता है। अब पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल के 3 भाग होते हैं।
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर, और इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें किसमें? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। भाई आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे। तो जो मध्य पाषाण काल के लोग, पाषाण काल के जो लोग थे, वो भाई एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? डांस वगैरह करते थे और चित्र वगैरह बनाते थे। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो अगर भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ये किस लिए प्रसिद्ध है भाई? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाजकोई अभिलेख है। तो अगर पूछे तो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट अभिलेख कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन बोगाजकोई है। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार, मुंगेर, पैसरा से मिले हैं। तो बिहार, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव, जो प्रथम मानव है, शुरुआती मानव थे, उनके निशान कहाँ से मिले हैं? बिहार के मुंगेर के पैसरा से मिले हैं। अब आ गए हम चैप्टर नंबर 4 में, प्रथम कृषक एवं पशुपालक। तो खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों से, तलछट से हुई। तो खेती की शुरुआत कहाँ से हुई? ईरान और इराक से। पहले वहीं के रहने वालों लोगों ने खेती प्रारंभ की। तो जो ईरान और इराक में रहते थे, इन्हीं लोगों ने खेती की प्रारंभ की या शुरुआत की। तो आइए, कुछ प्राप्त वस्तुएं हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं और वो जगह स्थान प्राप्त कहाँ पे है, तो इसको कवर करते हैं। तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, ये सब कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। चावल, जानवर की हड्डी, ये कहाँ से मिला है? कोल्डीवा से मिला है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं। चावल, जानवर के खुर के निशान, ये मेहरगढ़ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। गेहूँ हो गया, दलहन हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़, बकरी, ये सब बुरजहोम से मिले हैं। तो बुरजहोम कहाँ में है? कश्मीर में है। अब गेहूँ, चना और जौ कहाँ से मिले हैं? चिराद से मिले हैं। चिराद कहाँ पे है? बिहार में है। ये पूछ सकता है, ठीक। आगे बात करते हैं। तो काला चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, भेड़ हो गया, सूअर हो गया, ये कहाँ से मिले हैं? पैचमपल्ली से। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से पहले गेहूँ, जौ उगाने के और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाई गेहूँ, जौ उगाने के और पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, ठीक। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए थे। जो पुराविद थे, प्राचीन काल के लोग थे, तो उनको 7 स्तर प्राप्त हुए थे। तो पहले 3 स्तर नवपाषाण काल के थे, और प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालन के साक्ष्य मिलते हैं। आगे चलते हैं। चिराद। चिराद कहाँ है भाई? बिहार के छपरा में है। तो बिहार अस्थाई सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति थी। तो बिहार का पहली अस्थाई और सभ्य जीवन नवपाषाण संस्कृति कौन थी? चिराद से। तो यहाँ से 3 स्तर मिले थे। तो यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियाँ और सिंग के बने औजार मिले थे। आगे बात करते हैं। तो यहाँ के घर कैसे होते थे? गोल होते थे। घरों के चूल्हे एक समूह में मिले होते थे, मतलब एक साथ लोगों के खाना वगैरह बनते थे। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं, जो काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। तो यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं काफ़ी सुंदर हैं। कैसे कलर के थे? काले, नीले, लाल, धूसर रंग के। यहाँ गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य मिले एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। तो सबसे पहले आदमी ने कौन सा जानवर पालना चालू किया? कुत्ता। चिरांद, बिहार, जपड़ा, स्थायी जीवन, इनके बारे में बता दिया मैंने पहले से ही आपको। आगे चलते हैं। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चैप्टर नंबर 5 पे आ गए हम लोग। प्रारंभिक शहर जिसका नाम है। तो प्रारंभिक शहर की बात करें तो प्रथम नगरीकरण नवपाषाण काल के बाद धातु युग प्रारंभ हुआ। तो नवपाषाण के बाद कौन सा युग प्रारंभ हुआ? धातु युग। धातु युग में निम्न नगरों का विकास हुआ। तो जो धातु युग है, इनमें कौन कौन से नगरों का विकास हुआ? जैसे कोडदीजी हो गया, अमीरी हो गया, सिंध हो गया, सरायखेला हो गया, और जलीलपुर उत्तरी पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो पहला धातु
तांबा था जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया गया था, कौन सा था? पहला धातु जो तांबा था जो नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। भारत में हड़प्पा सभ्यता। इराक में कैसी ये सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। चीन में सांग सभ्यता है। तो पूछ सकता है भारत में कैसी सभ्यता पाई जाती है? तो हड़प्पन सभ्यता पाई जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पाई जाती है? इराक में पाई जाती है। और चीन में सांग सभ्यता पाई जाती है। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावेश में प्रवेश किया। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज, आइए इसको पढ़ते हैं। तो लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल खंडहर का पता चला। तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पश्चिमी पंजाब में और वहीं से पता चलता है इसका। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। तो हड़प्पा नगर की खोज कैसे सबसे पहले हुई थी? तो हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। पश्चिमी हिस्सा जिसको छोटा हिस्सा, जहाँ पे छोटी जनसंख्या होती थी लेकिन सुखी और संपन्न होती थी। दुर्ग मतलब ऊंची जगहों पर बसा था। वहीं पूर्वी हिस्से में विभाजित था। तो ये इसको हम निचले एवं साधारण लोगों के लिए बोलते थे। अब हड़प्पा नगर की स्थिति जान लेते हैं। तो नगर खोजकर्ता और किस वर्ष और किस नदी पे है? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। कब? 1921 में। किस नदी पे है हड़प्पा? रावी नदी पे। मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखालदास बनर्जी ने खोजी इसकी। कब किया? 1922 में। किस नदी पे है? सिंधु नदी पे। कालीबंगा ब्रजवासी लाल ने खोज की 1961 में। किस नदी पे है? घग्गर पे है। लोथल रंगनाथ राव ने खोज की 1954 में। किस नदी पे है? भोगवा नदी पे है। धौलावीरा RS बिष्ट ने खोज की कब की? 1989-90 में। किस नदी पे है? लूनी नदी पे है। वहीं बात करें चन्हूदड़ो की, तो चन्हूदड़ो गोपाल मजमूदार ने खोज की। किस नदी पे है? 1931 में। सिंधु नदी पे। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स ने खोज की। कब? 1931-53 में। कहाँ पे है? मादर में है। ठीक, आगे चलते हैं। तो मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला जिसे पुरातत्व बिंदु में महास्नानागार कहा गया है। तो मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा तालाब मिलता है जिसको पुराने समय में उसको क्या बोलते हैं? स्नानागार कहते हैं। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी थी, दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी थी। तालाब का फर्श तराई गई ईंटों से बना था। तो तालाब के जो फर्श होते थे ईंटों से बने थे। और पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अब तालाब के पास एक कुआं मिला। स्नानागार का पानी इसी कुआं से निकाले गए पानी से भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकलने की भी व्यवस्था थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे। तो जो स्नानागार था उसके चारों तरफ क्या बने थे? कमरे बने थे विशिष्ट अवसर पर स्नान करने के लिए। ठीक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली हैं। तो जो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, यहाँ से एक समान विशेषताएं वाली क्या मिली हैं? चीज़ें मिली हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या कुठार के रूप में पहचान हुई। तो ये जो संरचना या स्ट्रक्चर था ये अन्नागार या कुठार के रूप में इसको पहचान की गई इसकी। अब कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जिसमें यज्ञ किया जाता है। नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के शुरू से हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक, अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें। बाकी अगर चीज़ें समझ में आई हैं और कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और अगले वीडियो में हम हड़प्पा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत कम समय में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। वो आपका मोटिवेशन और आपका लाइक शेयर निर्भर करेगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।